जनरल फैज को होने वाली सजा के बाद नून लीग की क़यादत की जानिब से पिछली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मजीद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जनरल बाजवा के ऊपर मजीद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नून लीग जो है वो हमेशा से जो भी इस्टेब्लिशमेंट हो उनके ऊपर इल्जामात लगाती है, उनसे फायदे भी लेती है, उनके साथ ये काम भी करते हैं और बाद में इल्जामात भी लगाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि मैंने दो दफा उस वक्त के आर्मी चीफ को 2 दफा तू कह के जब बुलाया तो मेरे अपने साथी भी घबरा गए। बड़ा क्वेश्चन ये है कि जी मुराद सईद साहब कहाँ है? नाम जमाना एप्स्टाइन जो जिनसी स्कैंडल है उसके हवाले से अब कुछ तस्वीर रिलीज की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनरल फैज को होने वाली सजा के बाद नून लीग की क़यादत की जानिब से पिछली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मजीद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने एक पॉडकास्ट में ये कहा कि मेरे ऊपर जो हेरोइन का मुकदमा बनाया गया था उस हवाले से मैंने जनरल बाजवा को कन्फ्रंट किया किसी मीटिंग में और मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा इदारा यानी ANF जिसका सरबराह एक मेजर जनरल हो वो आपकी मर्जी के बगैर मेरे ऊपर हेरोइन का इतना बड़ा मुकदमा बना दे। तो उसमें उनका आगे से ये कहना था नहीं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो ऑर्डर यहां से लेते हैं, वो ऑर्डर वहां से लेते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने बुनियादी तौर पर यह बात रबिया खान साहिबा की पॉडकास्ट में कही। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी मैंने 2 दफा उनको कहा नहीं तू ही मुकदमा करवाया है, तू ही मुकदमा करवाया। मैंने कहा कि बाजवा साहब तुसी जड़ा मेरे थे मुकदमा बनाया है ना, कहने लगे मैं नहीं बनाया। मैं कहा नहीं तू ही बनाया। वो मुझे कहने लगे यार तू जिसले उन्होंने 2 बारी तू कहा ना असी क्या छत डिग पैनी। तो वहां पे आजम नजीर तारड़ साहब भी खड़े थे और ख्वाजा साद रफीक साहब भी खड़े थे। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ दो बस राणा साहब इंज नहीं होता, राणा साहब इंज नहीं होता। तो फिर हम लोग वहां से चले गए। तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए था और कहना चाहिए था जनरल बाजवा को कि कैसे हो सकता है कि एक सर्विंग अफसर जो है वो आपकी मर्जी के बगैर मेरे ऊपर हेरोइन डाल दे, और अगर आपकी मर्जी के बगैर ये हुआ है तो उसका तो कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया और आप लोग जो है मुझे वहां से लेके आ गए। तो उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि जो आपने 2 दफा आर्मी चीफ को तू कहा है तो उससे मुझे ऐसे लगा कि कहीं छाती ना गिर जाए। तो वो ये बता रहे हैं कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे मैं उनको तू कह के बात कर रहा था और मेरे ऊपर जो मुकदमा बनाया गया था वो उन्हीं की मर्जी से बनाया गया था और वो इसमें मुलविस थे। ये कैसे हो सकता है कि उनको ना पता हो और मेरे ऊपर हेरोइन डाल दी गई हो। तो जनरल बाजवा के ऊपर मजीद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप पीछे भी चले जाएं तो नून लीग जो है वो हमेशा से जो भी इस्टेब्लिशमेंट हो उनके ऊपर इल्जामात लगाती है, उनसे फायदे भी लेती है, उनके साथ ये काम भी करते हैं और बाद में इल्जामात भी लगाते हैं। जनरल राहिल शरीफ साहब के हवाले से भी ये इल्जामात लगाते रहे। हालिया दिनों में मौजूदा जो हमारे वजीर दिफा हैं उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जनरल बाजवा हमें धमकियां दे रहे थे कि मुझे एक्सटेंशन दो नहीं तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। अब ये बराह रास्त वो किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? वो किस तरह मार्शल लॉ लगाते हैं? इदारे ने मार्शल लॉ लगाना था ना, टेक ओवर करना था। तो ये तो बड़ा संगीन नौयत का इल्जाम है। और अभी दोबारा इस तरह की बातें की जा रही हैं कि इदारों में कुछ लोग हैं जो बानी PTI को इख्तिदार में लाना चाहते हैं। जावेद लतीफ साहब ने ये बात कही एक टीवी प्रोग्राम में और इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी ये बात कर चुके हैं कि साजिशी अनासर अब भी इमरान खान को वापस लाने के लिए कोशा हैं। तो ये कौन से इदारे हैं, कौन से साजिशी अनासर हैं? इन लोगों को तो आपको एक्सपोज करना चाहिए। आपकी हुकूमत है, अगर कोई ऐसे साजिश कर रहा है तो उसका नाम बताएं। सिर्फ इस तरह एक स्मेयर कैंपेन चलाना, इदारों का नाम लेना, तो एक बयानिया बनाने के लिए तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है या सिस्टम के अंदर कोई साजिश कर रहा है तो आप तो खुद इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है। आप लोग हुकूमत में उनको एक्सपोज करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पर एनीवे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि मैंने 2 दफा उस वक्त के आर्मी चीफ को 2 दफा तू कह के जब बुलाया तो मेरे अपने साथी भी घबरा गए। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके ऊपर भी इल्जाम लगाते रहे, ये जनरल राहिल शरीफ साहब के ऊपर भी इल्जाम लगाते रहे, उनको भी ये कहते रहे कि जी वो हमसे एक्सटेंशन मांग रहे थे। हर आर्मी चीफ के हवाले से ये इसी किस्म का इल्जाम लगाते हैं। बल्कि मुझे याद है कि इनके एक बड़े करीबी समझे जाने वाले नून लीग के वो शख्सियत आई BBC में लंदन में, और इस चीज के गवाह 2 से 3 और BBC के जर्नलिस्ट भी हैं जो वहां पे खड़े थे, मैं भी खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि आजकल क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी बस एक ही मसला है, राहिल शरीफ ने मियां साहब को बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। मैंने कहा राहिल शरीफ साहब क्यों मियां साहब को तंग करेंगे? वो जी एक्सटेंशन मांग रहे हैं। और ये BBC के अंदर खड़े हुए वो शख्सियत कहा, उसने 2-3 दफा उसने कहा, जो बात भी होती थी वो घुमा फिरा के फिर राहिल शरीफ साहब पे ले आते थे कि जी राहिल शरीफ साहब मियां साहब को बड़ा तंग कर रहे हैं और वो
एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो भाई अब आपकी हुकूमत आ गई है, आप उस पर इंक्वायरी करवा लें। इल्जामात तो देखें ना, आप लगाए जाएं, किसी के ऊपर भी लगाए जाएं और पूरे पूरे इदारे के ऊपर या किसी शख्सियत पे लगाएं, वो ठीक है, आपका राइट है, आप लगाते रहें, लेकिन उसके बाद आपने किया क्या है? उसके बाद आप हुकूमत में भी आए। अगर आप ये कहते हैं कि किसी इदारे के अफसर ने आपके खिलाफ जाली मुकदमा बनाया था, तो आपने अब तक फिर क्या किया? चले जनरल बाजवा उसमें मुलविस थे, अब तो जनरल बाजवा चले गए, अब आपने क्यों कोई एक्शन लिया? क्या अब आपने कोई दरखास्त दी? वैसे उस जमाने में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी हम मैंने कोई दरखास्त वगैरह दी है, लेकिन फिर बाद में ये इल्जाम तो सारा वो इमरान खान साहब पे लगाते थे। लेकिन इसमें भी वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज ये तीनों मिले हुए थे। तो अब जो बातें हो रही हैं, लगता ऐसे है कि नून लीग की ख्वाहिश है, मियां साहब की ख्वाहिश है कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो। अच्छा जी, इमरान खान साहब की जो प्रीवियस एहलिया हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा, उन्होंने एलन मस्क को टैग करके एक ट्वीट की थी और उसके बाद फिर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने उसको रीट्वीट वगैरह भी किया और उसके ऊपर फिर पियर्स मॉर्गन जो है इंटरनेशनल सहाफ़ी, उन्होंने भी एलन मस्क को टैग करके ये ट्वीट किया, व्हाट्स हैपनिंग टू इमरान खान इज आउटरेजियस. I hope Elon Musk can do something to stop this obvious suppression of sport for him, and that the Pakistan authorities afford Imran his basic human rights. तो वो भी ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है इंतहाई नामुनासिब है और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी जो हुकाम है इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक हैं उनका वो एहतराम करेंगे। तो वो जो सिलसिला शुरू हुआ था इमरान खान साहब के हवाले से कि जी मुलाकातें बंद हो गई हैं, वहां पे जाके उनकी बहनें बैठती हैं, कुछ लोग ठट्ठे लेते थे कि जी देखें जी वज़ीर आला आके बैठता है, कोई मुलाकात नहीं करवाता, लेकिन इन सारी चीज़ों को दुनिया देख रही होती है। और अब आप भी देख रहे हैं कि कभी अक़वाम मुत्तहिदा से कोई बयान आ रहा है, कभी कोई इंटरनेशनल सहाफ़ी उसके ऊपर बात कर रहा है। तो और ये वाज़ेह है कि जनाब जब इस तरह का माहौल बनता है, इस तरह की बातें होती हैं, तो ये नहीं है आजकल के दौर में कि आइसोलेशन में आप इसको रख सकेंगे, यकीनन फिर आलमी सतह के ऊपर इसको नोट भी किया जाता है। अच्छा जी, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीजें शेयर की जा रही हैं कि केपी पुलिस का जो नया जदीद असला है जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम है, गन्स हैं, वो जनाब दहशतगर्दों के पास आ चुकी हैं और अभी वो जो ही केपी पुलिस को दी गई फौरन ही वो दहशतगर्दों के हाथ में आ गई और कुछ तस्वीर वगैरह भी सोशल मीडिया पे लोगों ने शेयर की हुई हैं। लेकिन उसके हवाले से केपी पुलिस ने भी तरदीद जारी की है और उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले किए गए जदीद असले और एंटी ड्रोन गन्स की निस्बत से सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। जदीद असला और एंटी ड्रोन गन्स मुआयने के बाद अजला के हवाले करने के मराइल में इस किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा जवानों और अफसरान के हौसले पस्त नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसमें सहाफ़ी भी हैं कुछ, उसके अलावा कुछ और शख्सियात भी हैं जिन्होंने ये चीज़ें शेयर की हुई हैं। तो क्या इन लोगों के खिलाफ किसी कानून के तहत कोई केपी पुलिस कार्रवाई करेगी? देखे ना, कोई और इस तरह की बात करे तो वो कहते हैं जी ये प्रोपेगेंडा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसके खिलाफ उस तरह कार्रवाई होगी या वैसे कार्रवाई होगी। तो मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कोई केपी पुलिस या केपी की हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी। पर एनीवे जो सोहेल खान अफरीदी के फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया के यार मोहम्मद खान न्याजी, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था कि सोशल मीडिया पर बाज अकाउंट्स की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जदीद एंटी ड्रोन असले के तालिबान के कब्जे में जाने से मुतालिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो सरासर झूठ, बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एंटी ड्रोन असला लॉजिस्टिक स्टोर में महफूज है, लिहाजा इस हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो यकीनन जनाब हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि वो इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये खबर शेयर की है, क्या कोई उनसे पूछेगा कि भाई आपको कहां से आ गई ये खबर, आपने कैसे शेयर की? बड़ा क्वेश्चन ये है कि जी मुराद सईद साहब कहाँ हैं? मुराद सईद साहब काफी अरसे से रूपोश हैं, ये भी कहा जाता है कि उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब खबर ये आई है कि जी मुराद सईद साहब जो हैं वो तो अमेरिका पहुंच चुके हैं। और खबर ये दी है हैदर नकवी साहब ने, सीनियर सहाफी हैं, ARY पे जो रिपोर्टर्स प्रोग्राम है उसमें भी वो आते होते थे, उसमें वो एक पार्टिसिपेंट थे, वहां पे आके अपने तज्जिए, तबसरे और खबरें शेयर करते थे, जिस प्रोग्राम के अंदर हसन यूब साहब भी हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हैं और खावर घुमन साहब भी हैं। उसी प्रोग्राम में हैदर नकवी साहब भी होते थे, बाद में उन्होंने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली और अब गालबन वो किसी और न्यूज चैनल वगैरह को देख रहे हैं बाहर के किसी मुल्क में। हैदर नकवी साहब ने जो ट्वीट किया हुआ है मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं। इंडिया का RT न्यूज भी सारे PTI वालों से ट्वीट कराने के बाद डिलीट करके ऐसे भाग गया जैसे सारे कारकुनों को फंसाकर मुराद सईद अमेरिका। तो नीचे किसी ने लिखा है कि मुराद सईद अमेरिका है, तो हैदर नकवी साहब ने दोबारा ट्वीट किया जी अमेरिका है, ट्वीट सेव कर लें। तो सीनियर सहाफी हैदर नकवी साहब जो हैं वो ये खबर दे रहे हैं
कि जी मुराद सईद साहब जो है वो अमेरिका में है। मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो अमेरिका में है या नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वो अमेरिका में होते तो वो कम से कम सामने आते, कोई वीडियो बनाते, कोई घूमते फिरते आपको नजर आते। अमेरिका में तो उनको कोई ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो अफगानिस्तान में। कुछ सीनियर सहाफियों ने ऐसी भी खबरें दी कि वो नलका ऑन करके या फ्लश करके बात करते हैं और वो पानी का जो है नलका खोल देते हैं और उसके बाद वो टेलीफोन करते हैं और वो अफगानिस्तान चले गए हैं। और कुछ ने कहा नहीं जी वो अभी मालाकंड के रीजन में है। तो किसी को नहीं पता जी वो कहाँ पे हैं, वो किससे राब्ते में हैं। लेकिन हैदर नकवी साहब ये कह रहे हैं कि जी वो अमेरिका पहुंच गए। मैंने कहा जिस तरह पहले भी कि मेरे पास कोई खबर नहीं है, ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूं, ना मैं इसकी तरदीद कर सकता हूं। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो यूरोप या अमेरिका में होंगे या किसी भी आजाद मुल्क में होंगे। अगर वो उधर होते तो शायद वो इतनी देर छुप के ना रहते, सामने आ जाते, कोई वीडियो पैगाम वगैरह जारी करते। लेकिन अभी तक कोई ऐसी वीडियो वगैरह उनकी सामने नहीं आई जिसमें ये पता चल सके कि वो मुल्क से बाहर हैं। लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बहुत बड़ी खबर है जो हैदर नकवी साहब दे रहे हैं कि जनाब मुराद सईद साहब जो हैं वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की जो सियासत है उसमें एक दफा फिर जिनसी स्कैंडल का दोबारा जिक्र हो रहा है। बदनाम जमाना एप्स्टाइन जो जिनसी स्कैंडल है उसके हवाले से अब कुछ तस्वीर रिलीज की गई हैं। अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बार बार ये कह रही है कि जनाब जो फाइल्स हैं एप्स्टाइन फाइल्स उनको रिलीज किया जाए ताकि दुनिया को पता चले कि उस बंदे के पास कौन कौन जाता था। उस बंदे की स्पेशलिटी ये थी कि वो बंदा जो है पार्टीज वगैरह अरेंज करता था, ख्वातीन सप्लाई करता था और इस किस्म की जिनसी जो है सरगर्मियां करता था। बड़े बड़े लोगों को उधर बुलाता था, उनकी वीडियोस बनाता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था। उसके हवाले से तासुर ये पाया जाता है कि वो इसराइल की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था। बाद में जब वो पकड़ा गया बहुत सारा मवाद मिला, बहुत सारी ईमेल्स मिली, बहुत सारी वीडियोस मिली, बहुत सारी तस्वीर मिली। वो सब कुछ अभी भी FBI के पास है लेकिन FBI उसको रिलीज नहीं करता। और यह भी कहा जाता है कि उन फाइल्स के अंदर, उन तस्वीर के अंदर, उन वीडियोस के अंदर शायद डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ मवाद है। अभी जो डेमोक्रेट्स ने कुछ फाइल्स वगैरह सामने आई हैं उन्होंने कुछ तस्वीर वगैरह रिलीज की हैं जिनमें ट्रंप की भी होशरबा तस्वीर सामने आने का इंकशाफ हुआ है। अमेरिकी सियासत में एक बार फिर जेफरी एप्स्टीन जिनसी स्कैंडल का भूत जाग उठा और इस बार निशाने पर सदर ट्रंप। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, मुख्तलिफ ख्वातीन हैं, बीच में सदर ट्रंप खड़े हैं। इसके अलावा और भी तस्वीर वगैरह हैं, कुछ ईमेल्स वगैरह भी पहले रिलीज हो चुकी हैं। एप्स्टीन की एक ईमेल इमरान खान साहब के हवाले से भी थी। जब इमरान खान साहब पाकिस्तान में इलेक्शन जीत के आए तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये बैड न्यूज है हमारे लिए, ये कैसे वहां पर वजीर आजम बन गया। तो उससे जाहिर होता है कि उनको कोई खुशी नहीं हुई और वो शायद उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया जा सके। लेकिन उससे पहले वो खुद ही एक जेल सेल के अंदर उन्होंने खुदकुशी कर ली। उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था जेफरी एप्स्टीन के ऊपर और उसी मुकदमे के दौरान जेल सेल के अंदर उन्होंने फंदा डाल के खुदकुशी कर ली। अब जेल के अंदर उन्होंने कैसे खुदकुशी की, बहुत सारे लोग कहते हैं हो सकता है कि इसको इसराइली खुफिया एजेंसी या इवन अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने मरवा दिया है क्योंकि इस बंदे के पास बहुत सारा मवाद था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनसे मुश्किलात पैदा हो सकती थी। लेकिन अब जो कुछ तस्वीर वगैरह रिलीज की गई हैं वो ये सामने आपको नजर आ रही है। मैं थोड़ी सी खबर आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। डेमोक्रेट्स ने एप्स्टीन फाइल से हासिल होने वाली तस्वीर और ईमेल्स का एक ऐसा पैकेज जारी किया है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। जारी की गई 19 तस्वीर में एप्स्टीन को अमरीकी और आलमी अशराफिया के बीच घिरा देखा जा सकता है, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, स्टीव बैनन, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन समेत कई ताकतवर नाम शामिल हैं। तो इन तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप साहब की तस्वीर भी मिल गई हैं। जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा, ये सामने आप देख सकते हैं। अब देखते हैं जनाब कि ये स्कैंडल आगे क्या गुल खिलाता है, क्या मजीद तफसीलात सामने आती हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोहाट में जलसा है। कोहाट के जलसे की तैयारी की जा रही है। आज के जलसे से पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अभी भी इस पोजीशन में है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को इंगेज कर सके। क्योंकि ये जो जलसा होने जा रहा है, वैसे आपने देखा कि पेशावर में भी उन्होंने एक बड़ा जलसा किया, जिधर भी वो जलसा वगैरह करते हैं लोग आ जाते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम सीनियर जो क्यादत है वो जेल के अंदर है। ना इमरान खान साहब इस जलसे में आते हैं, ना इस जलसे के अंदर मुराद सईद
साहब होते हैं, ना इस जलसे के अंदर इमरान खान की बहनें आके कोई खिताब करती हैं, ना शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ा एक प्रोएक्टिव किस्म का जो है वो जलसा होता है, उसके ऊपर बहस भी होती है, सोशल मीडिया के ऊपर आपको बस भी नजर आती है। सो वंस अगेन आज का जलसा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि अवाम का इंटरेस्ट है या नहीं है, आज के जलसे में अवाम शिरकत करती है या नहीं करती, और फिर वहां पे होने वाली तकारीर से आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है उस हवाले से भी कुछ खबरें मिलेंगी, क्योंकि अब एक नई पॉलिटिकल कमेटी भी बना दी गई है। कुछ लोग बहुत ज्यादा इतराज कर रहे हैं, वैसे हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ लोगों को इतराज हो, लेकिन कुछ ऐसे सहाफी दोस्तों को भी इतराज है जिनका ना उससे ताल्लुक है। कल भी मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा था तो वो सहाफी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है उसमें ये नहीं है वो नहीं है। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब को मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने मुजम्मल साहब से कहा कि मेरे ख्याल में आपको भी शामिल होना चाहिए उस पॉलिटिकल कमेटी में, ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को क्लोजली मॉनिटर कर सकें। मैंने उनसे पूछा कि आखिरी दफा आपने कभी पीपल्स पार्टी और नून लीग की किसी इंटरनल कमेटी के हवाले से कोई प्रोग्राम किया, कोई बात की, कोई ट्वीट की, कोई व्लॉग किया? नहीं किया। मैं इसमें आपको कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि वो लोग इररेलेवेंट हैं, ये इतने ज्यादा इररेलेवेंट हैं, इनका इतना बड़ा इस वक्त सियासी फुटप्रिंट है कि इनकी कोई पॉलिटिकल कमेटी भी बनती है जिसमें पता नहीं कौन कौन शामिल है, उसके ऊपर भी हर कोई व्लॉग्स कर रहा है, हर कोई प्रोग्राम्स कर रहा है, हर कोई तजिए तबसरे कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग सियासत के अंदर कितने रेलिवेंट हैं और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनका इस वक्त सियासत के अंदर कितना किरदार है या वो कितने रेलिवेंट है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें करके मसलसल सुबह से शाम तक पीटीआई को डिस्कस करके इस तरह के मेरे बहुत सारे काबिल इज्जत दोस्त आखिर में यही कहते हैं भाई ये तो इररेलेवेंट हो गए, अब पाकिस्तान की सियासत में इनका कोई किरदार नहीं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।